हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री ट्यूटोरियल में। विद्यार्थियों, पिछला टॉपिक हमने पढ़ा था फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड और फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड। सबने नोट्स बना लिए होंगे विद्यार्थियों। आज हमारे पास में जो महत्वपूर्ण टॉपिक है बच्चों, वो है फॉस्फोरस के ओक्सो अम्ल। फॉस्फोरस के ओक्सो अम्ल। देखो, ओक्सो अम्ल क्या होते हैं विद्यार्थियों? ओक्सो अम्ल का अर्थ होता है जिसमें तत्व के साथ में ऑक्सीजन शामिल होता है। ऑक्सीजन के संयोग से बने जितने भी अम्ल होते हैं वो ऑक्सो अम्ल होते हैं। अभी यहाँ पर हम फॉस्फोरस की बात करते हैं, तो फॉस्फोरस के ऑक्सो अम्ल, उनके नाम, उनके सूत्र क्या होंगे, उनका ऑक्सीकरण क्या होगा। विद्यार्थियों देख लेते हैं। सबसे पहला जो ऑक्सो अम्ल आता है वो आता है ओ हाइपोफॉस्फोरस अम्ल। हाइपोफॉस्फोरस अम्ल, इसमें ध्यान देना है विद्यार्थियों, 1 से 3 अगर ऑक्सीकरण आता है तो ऑक्सो अम्ल के अंत में अस लग जाएगा। और 3 से ऊपर ऑक्सीकरण आता है तो विद्यार्थियों एक उसमें अनुलग्न लग जाएगा विद्यार्थियों। जैसे हमारे पास में हाइपोफॉस्फोरस अम्ल H3PO2, इसका सूत्र क्या होता है? H3PO2 हाइपोफॉस्फोरस अम्ल। इसमें फॉस्फोरस का ऑक्सीकरण निकालते हैं तो +1 आएगा। आगे मैं बता दूंगा आपको कि ऑक्सीकरण कैसे निकालेंगे हम, ठीक है। तो इसमें फॉस्फोरस का जो ऑक्सीकरण होगा वो कितना होगा? +1 हो जाएगा विद्यार्थियों। तो +1 आ रहा है, तो अब देखो यहाँ पर हम फॉस्फोरस लिखेंगे, अस लगा देंगे अंत में, ठीक है ना। 1 से 3 ऑक्सीकरण आता है, वहाँ पर अस का प्रयोग करेंगे विद्यार्थियों। दूसरा ऑक्सो अम्ल आता है वो आता है ऑर्थोफॉस्फोरस अम्ल। इसका सूत्र होता है विद्यार्थियों H3PO3। इसमें फॉस्फोरस का जो ऑक्सीकरण होगा +3 याद करेंगे आप, ठीक है ना। नेक्स्ट आता है पायरोफॉस्फोरस अम्ल। पायरोफॉस्फोरस अम्ल, इसका सूत्र होता है H4P2O5। इसमें ऑक्सीकरण जो होगा वो होगा +3 होगा। क्या होगा? +3। ऑक्सीकरण कितना होगा? +3 होगा विद्यार्थियों। फॉस्फोरस का ऑक्सीकरण +3 हो जाएगा। तो 1 से 3 अगर ऑक्सीकरण का आता है तो वहाँ पर हम किसका प्रयोग करेंगे? अस का प्रयोग करेंगे। देखो सभी के अंत में अस लगाया मैंने। हाइपोफॉस्फोरस अम्ल, ऑर्थोफॉस्फोरस अम्ल, पायरोफॉस्फोरस अम्ल, ठीक है ना। नेक्स्ट देख लेते हैं। अब आता है हमारे पास में, नेक्स्ट आता है H4P2O6। H4P2O6 आता है, इसको बोलेंगे हाइपोफॉस्फोरिक अम्ल। क्या बोलेंगे? हाइपोफॉस्फोरिक अम्ल। इसमें फॉस्फोरस का जो ऑक्सीकरण होता है वो +4 होता है विद्यार्थियों। +4 से +5 तक हम किसका प्रयोग करेंगे? इक का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट आता है ऑर्थोफॉस्फोरिक अम्ल H3PO4। इसमें फॉस्फोरस का ऑक्सीकरण आता है +5। कितना आता है? +5 आता है विद्यार्थियों। नेक्स्ट पायरोफॉस्फोरिक अम्ल, इसमें H4P2O7 लिख देते हैं इसको। इसमें ऑक्सीजन जो इसमें फॉस्फोरस का ऑक्सीकरण आता है वो +5 होता है विद्यार्थियों। नेक्स्ट आता है मेटाफॉस्फोरिक अम्ल। इसका सूत्र होता है HPO3N। केमिकल फॉर्मूला क्या होगा विद्यार्थियों? HPO3N होता है। इसमें फॉस्फोरस का ऑक्सीकरण +5 होगा। तो +4 से +5 तक विद्यार्थियों अंत में क्या लग जाएगा? एक अनुलग्न लग जाएगा सभी में। और +1 से लेकर +3 तक, थर्ड तक क्या हो जाएगा? अस लगेगा। समझ गए ना। फॉस्फोरस लिखा था वहाँ पर, अब यहाँ पर हो जाएगा इक, फॉस्फोरिक। समझ गए विद्यार्थियों। नेक्स्ट देख लेते हैं, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें विद्यार्थियों। नेक्स्ट देख लेते हैं। देखिए विद्यार्थियों, ऑक्सीकरण निकालेंगे कैसे? ऑक्सीकरण कैसे कैलकुलेट करेंगे हम? उसकी एक शानदार सी ट्रिक है, आराम से कैलकुलेट कर लेंगे। देखो, एक फॉर्मूला है 2, और 2 को मल्टीपल कर देंगे। जितने ऑक्सो अम्ल में ऑक्सीजन की संख्या रहेगी वो तो यहाँ लिख देंगे कितनी रहेगी। 2 है, 3 है, 4 वो यहाँ जाएगी। फिर माइनस हाइड्रोजन परमाणु की संख्या लिख देंगे और नीचे लिख देंगे फॉस्फोरस परमाणु की संख्या, और इस सूत्र से हम कैलकुलेट कर लेंगे। जैसे विद्यार्थियों कैलकुलेट कर लेते हैं, H3PO2 का ऑक्सीकरण कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है विद्यार्थियों। कैलकुलेट कर लेते हैं तो यहाँ पर मैं लिखूँगा 2, ठीक है ना। उसके बाद ऑक्सीजन कितने हुए हमारे पास में? ऑक्सीजन हो गए हमारे पास में 2 हो गए विद्यार्थियों। कितने हो गए? 2। माइनस कर देंगे, हाइड्रोजन कितने हो गए? 3 हो गए, ठीक है। और फॉस्फोरस कितना आ रहा? 1 आ रहा है। तो अब देखो, 2 को 2 से मल्टीपल किया, कितना हो गया? 4 हो गया। -3, और यहाँ पर हमारे पास में 1 हो जाएगा फॉस्फोरस। अब 4 में से 3 गए तो 1 हो जाएगा ना, माइनस करेंगे तो 1/1 हो गया। +1 ऑक्सीकरण का जाएगा, यहाँ पर कितना आ जाएगा? +1। इसी प्रकार से आप कैलकुलेट कर लेंगे। और देखो, H3PO4
इसमें कैलकुलेट करके बताओ फटाफट। H3PO4 में हाइड्रोजन कितने हो गए 3, फॉस्फोरस 1 हो गया, ऑक्सीजन कितने हो गए 4। तो 4 इंटू 2 8 हो गया ना। और हाइड्रोजन कितने हैं 3 है, तो माइनस कर दो, 8 में से 3 गई तो 5 हो जाएगा। और फॉस्फोरस 1 है तो इसका ऑक्सीजन अंक 5 में 5 को 1 से डिवाइड करेंगे तो +5 इसका ऑक्सीजन अंक आ जाएगा। बहुत ही शानदार ट्रिक है विद्यार्थियों, बहुत ही शानदार ट्रिक है। ये ट्रिक से आप एग्जाम में आसानी से ऑक्सीजन अंक निकाल सकते हैं विद्यार्थियों। ठीक है, अब इससे आप देख लीजिए +1 से लेकर +3 तक तो हो जाएगा अस लगेगा, और +4 से +5 तक तो क्या लगेगा इक अनुलग्न लगेगा। बात समझ में आ रही सबके। नेक्स्ट देख लेते हैं। देखो नाम की शानदार ट्रिक बता रखी है मैंने, +3 तक तो +1 से लेकर +3 तक तो क्या हम यूज करेंगे अनुलग्न अस, और +5 तक हम किसका प्रयोग करेंगे, +3 के बाद में +4 हैं +5 है जितने भी हैं +6 हैं वहाँ पर इक का प्रयोग करेंगे विद्यार्थियों। ये शानदार ट्रिक आप इसको लर्न कर सकते हैं और एग्जाम में आप अप्लाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। देखिए विद्यार्थियों फिर से बता देता हूँ मैं। अब +1 ऑक्सीजन अंक आप कैलकुलेट कर लोगे उधर, तो +1 आ रहा है, तो यहाँ पर +3 तक हम नामकरण देख लेते हैं। सबसे कम ऑक्सीजन अंक किसका है अस वालों में, H3PO2 का है ना, तो इसको हाइपो लगा देंगे शुरू में। क्या लगा देंगे, हाइपो। ओके स्टूडेंट्स, हाइपो लगा देंगे। फिर उसके बाद में देखो फॉस्फोरस की मैक्सिमम संख्या तीनों में किस में है, तीनों में मैक्सिमम संख्या फॉस्फोरस की इसमें है, तो इसको पायरो लगा देंगे। क्या लगा देंगे, पायरो लगा देंगे। ठीक है, अब जिसमें शेष रह गया हमारे पास फॉस्फोरस 1 है। देखो एक तो मिनिमम से मिनिमम ऑक्सीजन का वहाँ पर हमने क्या किसका प्रयोग किया, हाइपो का। अब मैक्सिमम फास्फोरस किस में है, उसमें हम क्या लगा दिया, पायरो लगा दिया। ऐसे याद कर लेंगे इसको। और शेष जो बच गया वो हमारे पास क्या हो जाएगा, ऑर्थो हो जाएगा विद्यार्थियों। क्या हो जाएगा, ऑर्थो। नेक्स्ट देख लेते। देखो विद्यार्थियों मिनिमम से मिनिमम ऑक्सीजन किस में, इसमें इक लगेगा, सभी को मालूम है क्योंकि +4 से +5 ऑक्सीजन आ रहा है। क्या लगेगा, इक लगेगा। अब मिनिमम से मिनिमम ऑक्सीजन कितना है, +4। अब याद करो क्या लगाना है, हाइपो लगाना है। समझ में आ रहा है, हाइपो लगा देंगे। ओके स्टूडेंट्स, हाइपो लगा देंगे। अब मैक्सिमम फास्फोरस किस में आ रहा है, मैक्सिमम फास्फोरस, इसको मेटा को छोड़ो एक बार, मैक्सिमम फास्फोरस किस में आ रहा है, इसमें आ रहा है, 2 फास्फोरस आ रहा है, पायरो लगा देंगे। शेष जो बच गया उसमें क्या लगा देंगे, ऑर्थो लगा देंगे। विद्यार्थियों ऐसे कैसे याद करेंगे। और जो स्पेशल बच गया विद्यार्थियों HPO3N, ठीक है, HPO3N, और +5 ऑक्सीजन आ रहा है, उसमें फॉस्फोरस हमारे पास N आ रहा है, तो उसमें मेटा का प्रयोग करेंगे, मेटा फॉस्फोरिक अम्ल। मेटा फॉस्फोरिक अम्ल सबसे कम ऑक्सीजन आता है वहाँ पर हाइपो। ठीक है, और उसी कैटेगरी में ज़्यादा फॉस्फोरस आता है वहाँ पर पायरो का प्रयोग करेंगे। दो फॉस्फोरस आते हैं वहाँ पर पायरो का प्रयोग करेंगे, और शेष जो बच जाता है उसमें ऑर्थो का प्रयोग करेंगे। ठीक है, और यहाँ पर एक अन्य और आ रहा है, उसमें मेटा का प्रयोग कर लेंगे विद्यार्थियों। ठीक है विद्यार्थियों, समझ में आ रहा होगा सभी के। इस प्रकार से नोट्स बनाएं, लर्न कीजिए इनको, और टॉपिक पे अपने ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों से डिस्कस कीजिए कि सर इस प्रकार से पढ़ा रहे हैं। ठीक है, और कमेंट बॉक्स में जवाब ज़रूर दें। एक का भी कमेंट नहीं आ रहा है कि सर समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। ठीक है, तो कमेंट बॉक्स में जवाब दिया करो, सर बहुत अच्छी समझ में आ रहा है, गजब का समझ में आ रहा है। ठीक है, अब देखो विद्यार्थियों स्ट्रक्चर की बात करते हैं। संरचना, संरचना हेडिंग डालेंगे आप, संरचना। देखो संरचना में इसमें जो बातें बता रहा हूँ मुख्य मुख्य बातें, उन पे ध्यान देना विद्यार्थियों। मुख्य मुख्य बातें क्या है हमारे पास में, देखो फॉस्फोरस के ओक्सो अम्लों में एक तो P डबल बॉन्ड O बंद होना जरूरी है विद्यार्थियों। अगर ये बंद नहीं बना कर आते हैं तो स्ट्रक्चर गलत होगा विद्यार्थियों। ये बंद बनाना जरूरी है, P डबल बॉन्ड O बंद अवश्य आएगा। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट, जितने पीएच बंद होंगे वह ऑक्सो अम्ल उतना ही अधिक अपचायक होगा। तो जितने पीएच बंद होंगे उसकी अपचायक क्षमता उतनी ही ज़्यादा होगी, वो ऑक्सो अम्ल अपचायक होगा। ओएच बंद से इनकी क्षारकता ज्ञात कर लेते हैं, ओएच बंद से इनकी क्षारकता ज्ञात कर लेते हैं। साथ में ही देखो एक पॉइंट और इसमें ऐड करेंगे, एक P डबल बॉन्ड O बंद अवश्य होना चाहिए, और एक पॉइंट और फोर्थ पॉइंट आप ऐड कर लेंगे, इसमें एक POH बंद अवश्य होना चाहिए। कम से कम एक POH बंद अवश्य होना चाहिए। तो पहली मुख्य बात क्या है, दोबारा देखो, एक P डबल बॉन्ड O बॉन्ड होना जरूरी है। दूसरा, जितने पीएच बंद होंगे उतना ही ऑक्सो अम्ल अधिक अपचायक होगा।
तीसरा पॉइंट विद्यार्थियों, OH बंध से इनकी क्षारकता ज्ञात कर लेते हैं। और चौथा पॉइंट जो मैं बता रहा हूँ, इसमें एक POH बंध होना आवश्यक है। बाकी आप मर्जी है जितने बना सकते हैं उसमें, ठीक है, कम से कम एक बॉन्ड ये दोनों जरूरी है। ओके, नहीं तो स्ट्रक्चर गलत हो जाएगा। देख लेते हैं कि स्ट्रक्चर सबसे पहले आता है हमारे पास में हाइपोफॉस्फोरस अम्ल। सूत्र क्या होगा इसका, फॉर्मूला क्या होगा, केमिकल फॉर्मूला H3PO2। लर्न करेंगे हाइपोफॉस्फोरस अम्ल। अब ऑक्सीकरण कितना होगा आप कैलकुलेट कर ही लेंगे, फॉस्फोरस का +1 हो जाएगा। ठीक है, तो पहले इसमें स्ट्रक्चर की हमने मुख्य बात क्या देखी कि इसमें P डबल बॉन्ड O बॉन्ड होना जरूरी है, जो हमने ऊपर बना दिया P डबल बॉन्ड O बॉन्ड। और विद्यार्थियों एक POH बॉन्ड होना जरूरी है, ये भी हमने इधर बना दिया, लेफ्ट साइड में देखिए विद्यार्थियों। नेक्स्ट, अब देखो हमारे पास में 2 हाइड्रोजन बच रहे हैं, ऑक्सीजन सारे काम में आ गए, तो अब इसमें हम पीएच बंद बना देंगे। क्या बना देंगे, पीएच बंद। तो 2 पीएच बंद हो गए, तो ये हो गई इसका स्ट्रक्चर, किसका, हाइपोफॉस्फोरस अम्ल का। ओके स्टूडेंट्स, फॉस्फोरस कितने बॉन्ड बना रहा है, टोटल 5 बॉन्ड बना रहा है। इसका ऑक्सीकरण देख लेते हैं, तो +1 हो गया हमारे पास में। इसका फॉर्मूला में बहुत ही अच्छी तरह गजब का फॉर्मूला मैंने बता दिया, उससे कैलकुलेट कर लेंगे। कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसमें देखो फॉस्फोरस 1 है, हाइड्रोजन 3 है, ऑक्सीजन कितने हैं, 2 हैं। ऑक्सीजन को 2 से मल्टीपल करो कितना होगा, 4 हो जाएगा। हाइड्रोजन लेस करो कितने हो गए, 3 हो गए। अब फॉस्फोरस कितना, 1, तो 4 में से 3 गया तो डिवाइड कर दिया, लिए सब्सट्रैक्ट कर दिया हमने, इसको लेस कर देंगे। तो 4 में से 3 गया तो 1 हो गया हमारे पास में। 1 में हम 1 का भाग देंगे, उसको डिवाइड करेंगे 1 से, तो +1 हो जाएगा। अब देखो इसमें POH बॉन्ड कितने हैं, OH कितने हैं, इसमें 1 ही आ रहा है, तो इसकी क्षारकता 1 हो जाएगी विद्यार्थियों। हाइपोफॉस्फोरस अम्ल की क्षारकता कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। समझ में आ रहा है, स्क्रीनशॉट ले लो इसका और आराम से स्ट्रक्चर बनाइए, समझ में आएगा, किसी भी विद्यार्थी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। हम पढ़ रहे हैं फॉस्फोरस के ऑक्सो अम्ल। ठीक है स्टूडेंट्स, और टॉपिक को रिवाइज करें बार बार, जितनी बार आप रिवाइज करेंगे मैं कहता हूँ उतना ही अच्छा याद होगा। विद्यार्थियों रिवाइज जरूर करें, रिवाइज नहीं करेंगे तो आप चीज़ों को भूलने लगेंगे विद्यार्थियों। जिस दिन भी आप चीज़ों को रिवाइज नहीं करते हैं तो आप भूलने लगेंगे। ये मेरी बात 100% सही है विद्यार्थियों। आपको तो बुरा लग रहा होगा कि सर ये हमें कह रहे हैं कि बार बार रिवाइज कीजिए, नहीं, ये फॉर्मूला जो भी अपना लेगा 2-3 दिन से अपने टॉपिक को रिवाइज करेगा, बहुत गजब का समझ में आएगा और उसके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। उसकी केमिस्ट्री की जो है ना, वो लैंग्वेज चेंज हो जाएगी उसकी, वो बोलेगा हमेशा केमिस्ट्री की भाषा में बात करेगा कि अपने दोस्तों से कि ऐसा ऐसा होगा। तो आप रिवाइज करें, चीज़ों को रिवाइज करना नहीं छोड़ें। ठीक है स्टूडेंट्स, नहीं रिवाइज करेंगे तो चीज़ों को भूलने लगेंगे। विद्यार्थी जब तक आपकी लाइफ में स्टूडेंट शब्द लगाए तब तक चीज़ें रिवाइज करनी ही होगी विद्यार्थियों। नेक्स्ट, ऑर्थोफॉस्फोरस अम्ल, इसका जो फॉर्मूला होता है H3PO3 होता है विद्यार्थियों। फॉस्फोरस का ऑक्सीकरण बताओ फटाफट, 3 हाइड ऑक्सीजन है तो 6 हो जाएगा, मल्टीपल होके 2 से, और हाइड्रोजन को लेस कर दो, 3 हो गया, फॉस्फोरस 1 है तो प्लस का 3 आ रहा होगा। बहुत गजब की ट्रिक बता दी आपको। अब देखो इसमें एक तो P डबल बॉन्ड हो जरूरी है, एक POH बॉन्ड जरूरी है। अब देखो इसमें 2 ऑक्सीजन काम में आ गए और 1 हाइड्रोजन काम में आ गया इधर इन दोनों बॉन्डों में। अब इसमें एक ऑक्सीजन शेष रह रहा है तो एक POH और बना दो। ठीक है, कम से कम एक ही होना चाहिए तो एक और बना दो, कम से कम एक होना चाहिए था, वो तो हमने बना दिया, एक और बन जाएगा ऑक्सीजन के साथ में और एक पीएच बॉन्ड बन जाएगा, पीएच एक एच बच जाएगा तो पीएच बॉन्ड आ जाएगा। ठीक है, अब इसकी क्षारकता बताओ फटाफट, कितने OH है इसमें, 2 OH है तो इसकी क्षारकता हो जाएगी 2 हो जाएगी विद्यार्थियों। स्क्रीनशॉट ले लो और नोट्स बनाओ, इसके स्ट्रक्चर बनाओ साफ सुथरा। हमारे पास में आता है पायरोफॉस्फोरस अम्ल, में बता चुका हूँ 2 फॉस्फोरस जिसमें आता है वो पायरो लग जाएगा। फटाफट ऑक्सीकरण बता दो मुझे, 5 से मल्टीपल, 5 है ना ऑक्सीजन, उसको 2 से मल्टीपल करो 10 हो जाएगा। हाइड्रोजन को लेस करो कितने हो गए, 4 लेस करेंगे 6 हो जाएगा। 2 से डिवाइड कर दो, फॉस्फोरस 2 है तो कितना आएगा, प्लस का 3 आएगा। +3 में 2 फॉस्फोरस हम ला रहे हैं तो पायरो लगा दिया, और पायरो लगा देंगे तो देखो एक तो P डबल बॉन्ड O होना चाहिए, एक फॉस्फोरस है तो इधर भी एक P डबल बॉन्ड और बना दो, क्योंकि 2 फॉस्फोरस है ना, तो P डबल बॉन्ड O 2 बनेंगे। कितने बनेंगे, 2 बनेंगे। तो विद्यार्थियों दूसरी वाली शर्त के अकॉर्डिंग भी POH कितने बनेंगे, 2 बनेंगे। राइट एंड लेफ्ट साइड में दोनों बना दो। अब एक ऑक्सीजन बच रहा है तो अगर एक ऑक्सीजन बच रहा है तो आप OH बॉन्ड नहीं बना सकते, इधर भी OH बॉन्ड नहीं बना सकते, क्योंकि फिर तो वो गलत हो जाएगा। तो P और P को ऑक्सीजन से जोड़ दो और बच गए हाइड्रोजन को पीएच बॉन्ड बना दो, बच गए हाइड्रोजन क्या हो जाएंगे, पीएच बॉन्ड हो जाएंगे। तो ये आ जाएगा हमारे पास में स्ट्रक्चर पायरोफॉस्फोरस अम्ल। अब इसकी क्षारकता बताओ फटाफट कितनी होगी,
क्षारकता हो जाएगी 2 हो जाएगी, क्योंकि इसमें कितने OH आ रहे हैं, 2 आ रहे हैं। ऑक्सीजन गणक निकाल ही लिया आपने। नेक्स्ट देख लेते हैं हाइपोफॉस्फोरिक अम्ल। इक लग रहा है इसमें, इक लग रहा है मतलब ऑक्सीजन गणक +3 से ऊपर ही जाएगा, ठीक है। तो उसका फॉर्मूला हो जाएगा H4P2O6, H4P2O6। फटाफट ऑक्सीजन गणक कैलकुलेट करो प्यारे प्यारे विद्यार्थियों, ऑक्सीजन गणक कैलकुलेट करो फटाफट। ऑक्सीजन को 6 से मल्टीपल 2 से मल्टीपल करो 12, हाइड्रोजन को लेस करो 8 और 2 से डिवाइड कर दो। फास्फोरस 2 है ना, तो +4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, +4। तो देखो यहाँ पर अब इसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं। तो इसकी स्ट्रक्चर की बात करें तो इसमें एक P डबल बॉन्ड O बॉन्ड होना जरूरी है। 2 फॉस्फोरस आ रहे, एक भी P डबल बॉन्ड इधर और बना देंगे और एक POH बॉन्ड हो जाएगा, एक POH बॉन्ड इधर आ जाएगा। अब इसमें 2 ऑक्सीजन शेष रह रहे हैं विद्यार्थियों और 2 हाइड्रोजन शेष रहे हैं, तो एक OH और बना दो, एक OH और बना देंगे, ठीक है। और दोनों फॉस्फोरस को हम सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट कर देंगे विद्यार्थियों, सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट कर देंगे। तो ये इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स। और इसकी क्षारकता की बात करें तो इसकी क्षारकता हो जाएगी 4 हो जाएगी, क्योंकि इसमें OH बॉन्डिंग कितनी आ रही है, 4 आ रही है। तो एक तो P डबल बॉन्ड O बॉन्ड होना चाहिए और एक POH बॉन्ड होना चाहिए दोनों तरफ, और 2 ऑक्सीजन शेष रह गए और 2 हाइड्रोजन शेष रह गए, तो OH और बॉन्डिंग बन जाएगी हमारे पास में। समझ में आ रहा है सभी विद्यार्थियों के? स्क्रीनशॉट ले लो, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें विद्यार्थियों। ऑर्थोफॉस्फोरिक अम्ल, इसका फॉर्मूला होता है H3PO3। प्यारे विद्यार्थियों, क्या फॉर्मूला होता है, H3PO4 होता है, सॉरी H3PO4। फॉस्फोरस का ऑक्सीजन गणक हो जाएगा +5, उसी ट्रिक से आप निकाल कर देख लेना। इसमें P डबल बॉन्ड O बॉन्ड बना दो, एक POH बॉन्ड बना दो। अब देख लो इसमें हाइड्रोजन कितने रह गए, 2 रह गए, ऑक्सीजन कितने रह गए, 2 रह गए, तो POH और बन जाएंगे, 2 POH बॉन्ड और बन जाएंगे। क्षारकता कितनी आ जाएगी, 3 हो जाएगी, टोटल कितनी हो जाएगी, 3। तो ये हो गया हमारे पास में ऑर्थोफॉस्फोरिक अम्ल, ठीक है। पायरो नाम आते ही ध्यान देना, फॉस्फोरस कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे, P2 आ रहा है इसमें। तो देखो एक P डबल बॉन्ड O इधर बना देंगे, एक P डबल बॉन्ड O इधर बना देंगे, एक POH बना देंगे, एक POH इधर बना देंगे, बन गए, शर्तें पूरी हो गई। अब देखो इसमें 3 ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन बच रहे हैं, तो एक ऑक्सीजन से तो P दोनों P को कनेक्ट कर दो एक ऑक्सीजन से, तो और 2 POH बॉन्ड बना दो, POH बॉन्ड बना दो। अब इसकी क्षारकता बताओ कितनी होगी, 4 हो जाएगी। ऑक्सीजन गणक आप निकाल ही लोगे, कितना हो जाएगा, +5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, +5 हो जाएगा, +5, ठीक है। ये आप कैलकुलेट कर चुके हैं, सिर्फ मैं लर्न करने के लिए आपको फिर कैलकुलेट करवा रहा हूँ। अब आ रहा है हमारे पास में अगला, जो फॉस्फोरस का ऑक्सो अम्ल है उसका जो फॉर्मूला होता है वो हो जाएगा हमारे पास HPO3 का थ्राइस लगा देंगे यहाँ पर, HPO3 का थ्राइस, HPO3 का थ्राइस, ये हो जाएगा। इसको बोलते हैं, यहाँ पर N की वैल्यू कितनी रखी, N 3 रखा हमने, N की वैल्यू 3 है, तो इसको बोलेंगे साइक्लोट्राईमेटाफॉस्फोरिक अम्ल, साइक्लोट्राईमेटाफॉस्फोरिक अम्ल। अब देखो इसमें HPO3 के कितने अणु, इसमें 3 अणु है, तो इसका स्ट्रक्चर इस प्रकार का हो जाएगा। एक तो P डबल बॉन्ड O बॉन्ड बन जाएगा, एक POH बॉन्ड बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट ऑक्सीजन चलेगा, फिर P डबल बॉन्ड O बॉन्ड बन जाएगा, फिर OH बॉन्डिंग आ जाएगी, फिर ये ऑक्सीजन आ जाएगा, फिर P डबल बॉन्ड O बॉन्डिंग बन जाएगी, एक OH बॉन्डिंग बन जाएगी। अब देखो इसकी क्षारकता कितनी होगी, क्षारकता हो जाएगी हमारे पास में 3। कितनी हो जाएगी इसकी क्षारकता, 3 हो जाएगी। और ऑक्सीकरण कितना होगा इसका, +5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, +5। तो इस प्रकार का स्ट्रक्चर हो जाएगा साइक्लोट्राईमेटाफॉस्फोरिक अम्ल का। स्क्रीनशॉट ले लो इसका। नेक्स्ट देख लेते हैं पॉलीमेटाफॉस्फोरिक अम्ल। तो मेटाफॉस्फोरिक अम्ल का सूत्र क्या होता है, HPO3, और इसमें N लगा देंगे तो ये खूब सारे HPO3 के अणु हो गए इसमें, तो ये हो जाएगा पॉलीमेटाफॉस्फोरिक अम्ल। अब इसमें स्टार्ट करते हैं, एक तो P डबल बॉन्ड O बॉन्ड आ जाएगा, एक POH बॉन्ड आ जाएगा, ठीक है। अब ये लॉन्ग चेन चलती रहेगी, ऑक्सीजन, फिर दोनों P और P ऑक्सीजन से जुड़ जाएंगे, फिर एक बार देखो OH नीचे है तो अब ऊपर चला जाएगा और P डबल बॉन्ड O नीचे आ जाएगा, फिर दोनों फॉस्फोरस ऑक्सीजन से जुड़ जाएंगे, फिर P डबल बॉन्ड O ऊपर चला जाएगा, OH नीचे आ जाएगा। इस प्रकार से आगे एक लंबी श्रृंखला बनती रहेगी विद्यार्थियों, और ये हो जाएगा पॉलीमेटाफॉस्फोरिक अम्ल। इसकी क्षारकता भी बहुत ज़्यादा रहेगी, पोली रहेगी क्षारकता, ठीक है। खूब सारे OH इसमें, तो पोली क्षारकता रहेगी। तो ये थे विद्यार्थियों हमारे पास में फॉस्फोरस के ऑक्सो अम्ल। इनके सूत्र क्या होते हैं, इनका ऑक्सीकरण क्या होता है, इनकी क्षारकता क्या होती है, ठीक है। ऑक्सीकरण निकालने की ट्रिक देखी हमने,
इनके फॉर्मूले सब लर्न करेंगे विद्यार्थियों। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर रखें विद्यार्थियों। समझ में आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में आप जवाब दें कि सर बहुत अच्छी तरह समझ में आ रहा है। आप इसी प्रकार से रेगुलर वीडियो बनाते रहें और विद्यार्थियों चीज़ों को रिवाइज करें बार बार। नेक्स्ट इसके क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे पास में आता है और वो क्वेश्चन है, क्या होता है जब H3PO3 फॉस्फोरस अम्ल को गर्म करते हैं। H3PO3 को गर्म करते हैं तो विद्यार्थियों ये देखो इक्वेशन में देखो, ध्यान देना, इसकी थ्योरी आप बना लेना। H3PO3 इसको ऊष्मा देंगे तब ये बनाएगा फोस्फीन। क्या बनाएगा? फोस्फीन बनाएगा PH3 और साथ में कन्वर्ट हो जाएगा H3PO4 में। H3PO3 फॉस्फोरस अम्ल को गर्म करेंगे तो ये बना लेगा H3PO4 फॉस्फोरिक अम्ल बना लेगा। अब इसका ऑक्सीकरण देखते हैं। स्टार्टिंग में ऑक्सीकरण है वो +3 है, ऊष्मा देने पर ये कन्वर्ट हो जाएगा PH3 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जहाँ ऑक्सीकरण कितना आ रहा है? -3 आ रहा है फॉस्फोरस का। H3PO4 में आपने पीछे कैलकुलेट किया है +5 ऑक्सीकरण का आ रहा है। अब ध्यान देना, +3 से अगर हम -3 देखें तब तो इसका हो रहा है अपचयन, ऑक्सीकरण घट रहा है। और +3 से +5 देखें तो ऑक्सीकरण बढ़ रहा है। ऑक्सीकरण का बढ़ना होता है ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण का कम होना होता है अपचयन। तो ये एक असमानुपातन अभिक्रिया प्रदर्शित करता है। तो आपका आंसर क्या होगा? फॉस्फोरस अम्ल को गर्म करने पर, या इसको फॉस्फोरस अम्ल में देखें तो केंद्रीय परमाणु का ऑक्सीकरण +3 होता है, गर्म करने पर ये PH3 में चला जाता है, ऑक्सीकरण -3 होता है, तथा H3PO4 बनाता है, ऑक्सीकरण +5 होता है, उसमें का मिश्रण देती है। इसका तात्पर्य है कि फॉस्फोरस अम्ल असमानुपातनिक अभिक्रिया देती है। कौन सी अभिक्रिया देती है? असमानुपातनिक अभिक्रिया। एक ही तत्व का ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों हो जाता है तो उसको बोलते हैं असमानुपातनिक अभिक्रिया देता है। देखो फॉस्फोरस का ही तो अपचयन हो रहा है, फॉस्फोरस का ही ऑक्सीकरण हो रहा है, फॉस्फोरस का ऑक्सीकरण घट भी रहा है बढ़ भी रहा है। तो क्या आंसर होगा? असमानुपातन अभिक्रिया देता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 2, फॉस्फोरस के ऑक्सीजन अम्ल में H3PO4 की क्षारकता क्या है। तो विद्यार्थियों H3PO4 की क्षारकता क्या है? तो देखो ये एक त्रिक्षारकीय अम्ल है, क्षारकता इसकी 3 होती है, त्रिक्षारीय अम्ल है, क्योंकि इसमें 3 POH बंद होते हैं, 3 POH बंद होते हैं, H+ आयन मुक्त करते हैं। तो देखो ये OH 1, ये OH हो गया 2 और ये OH हो गया 3। इन तीनों से 3 हाइड्रोजन प्राप्त हो सकते हैं। तो 3 OH होने की वजह से, POH बंद होने की वजह से इसकी क्षारकता कितनी हो जाएगी? क्षारकता हो जाएगी 3। आपका आंसर होना चाहिए, स्ट्रक्चर बनाकर क्षारकता बता सकते हैं। तो ये थे विद्यार्थियों हमारे पास में फॉस्फोरस के ऑक्सो अम्ल, जिसके हमने महत्वपूर्ण क्वेश्चन की भी हमने चर्चा की है और टॉपिक की भी हमने चर्चा कर ली बहुत बढ़िया तरीके से। इनके फॉर्मूले क्या होते हैं, इनके ऑक्सीकरण निकालने का सूत्र क्या है, वो आप एग्जाम में अप्लाइड कर सकते हैं, इजी वे में निकाल सकते हैं विद्यार्थियों इसका ऑक्सीकरण। और इनकी क्षारकता कितनी होती है आप बता सकते हैं। विद्यार्थियों टॉपिक समझ में आ गया होगा, लर्न कीजिए, रिवाइज कीजिए इसको बार बार, वीडियो को दोस्तों में शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ विद्यार्थियों। ये वर्ग 15 कंप्लीट हो गया है विद्यार्थियों, इसके क्वेश्चन आंसर भी हमने कर लिए हैं। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे वर्ग 16 के तत्व, वर्ग 16 के तत्व। देखिए विद्यार्थियों नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारे पास में वर्ग 16 के तत्व, वर्ग 16 के एलिमेंट्स, एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 16। नेक्स्ट देखिए, इसमें हम देखते हैं वर्ग 16 में कौन कौन से तत्व आते हैं, इसके मेंबर्स कौन कौन से होते हैं। सदस्यों की बात कर लेते हैं, सदस्य कौन कौन से होते हैं। तो देखो इसमें ऑक्सीजन आता है, सल्फर आता है, सेलेनियम आता है, टेलुरियम आता है, पोलोनियम आता है। इन तत्वों को शामिल किया गया विद्यार्थियों, ध्यान देना। ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम, इन सभी तत्वों को वर्ग 16 में शामिल किया गया है विद्यार्थियों। ध्यान देना वर्ग 16 में कौन कौन से तत्व है। नेक्स्ट देख लेते हैं। इस वर्ग को सम्मिलित रूप से देखें तो केलकोजन नाम से जाना जाता है। किस नाम से जानते हैं? केलकोजन। और इससे पहले वर्ग 15 को हमने निकोजन्स के नाम से देखा था। केलकोजन का अर्थ होता अयस्क बनाने वाले, इन्हें केलकोजन कहा जाता है क्योंकि ये अयस्क बनाते हैं। पृथ्वी पर पाए जाने वाले अधिकतर धातु अयस्क या तो ऑक्साइड या सल्फाइड के रूप में होते हैं। चूंकि सल्फाइड
सल्फर तत्व के कारण बनता है और ऑक्साइड बनता है ऑक्सीजन तत्व के कारण बनता है। तो दोनों तत्व इसी वर्ग में आते हैं और ये दोनों तत्व बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण है। तो केल्कोजन का अर्थ क्या होता है? अयस्क बनाने वाले। इससे पहले देखा था निकोजन्स। निकोजन्स का अर्थ क्या होता है? दम घोटने वाले विद्यार्थियों, दम घोटू गैसें होती थी। तो कौन से वर्ग के तत्वों को हम केल्कोजन के नाम से जानते हैं? वर्ग 15 के तत्वों को केल्कोजन के नाम से जाना जाता है। वर्ग 15 के तत्वों को केल्कोजन के नाम से जाना जाता है। कौन से वर्ग के तत्वों को? वर्ग 15 के तत्वों को केल्कोजन के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। ऑक्सीजन, इनकी उपलब्धता की बात करते हैं। ऑक्सीजन सबसे अधिक तत्व माना जाता है। इसमें उपलब्धता के आधार पर देखें तो वायुमंडल में लगभग 21% भाग पर उपलब्धता की बात करते हैं विद्यार्थियों। तो सबसे अधिक महत्वपूर्ण तत्व कौन सा है? ऑक्सीजन। ये वायुमंडल में 21% पाया जाता है। आयतन के अनुसार देखें। 16वें वर्ग के तत्वों की बात करें, स्वतंत्र या मिश्रित रूप में पाए जाते हैं, या तो मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं या संयुक्त अवस्था में पाए जाते हैं। ये सभी तत्व किसी न किसी रूप में हमारे जीवन से जुड़े हुए हैं। जैसे ऑक्सीजन हमें जीवित रखने के लिए हमेशा आवश्यक है। सल्फर भी हमारे लिए बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण और आवश्यक होती है, क्योंकि ये जीव जंतुओं में कई प्रकार की प्रोटीन की स्ट्रक्चर बनाती है। प्रोटीन का स्ट्रक्चर कौन से तत्वों से मिलकर बना होता है? तो आपका आंसर होना चाहिए सल्फर से। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट देखो, इसमें इस वर्ग में पोलोनियम तत्व का कोई भी समस्थानिक नहीं होता है, लेकिन इसके द्रव्यमान संख्या 209 वाला समस्थानिक सबसे अधिक अर्धायुकाल रखता है। हाफ लाइफ उसका सबसे अधिक होता है और उसका हाफ लाइफ होता है 103 साल। कितना होता है? 103 ईयर। 103 ईयर होता है विद्यार्थियों। कितना? 103 साल होता है। तो देखो, पोलोनियम का जो महत्वपूर्ण समस्थानिक है वो है पीओ 209। कौन सा है? पीओ 209 सबसे अधिक महत्वपूर्ण तत्व है। तो ये थी विद्यार्थियों इनके सामान्य जानकारी। वर्ग 16 में कौन कौन से तत्व होते हैं और इनकी उपलब्धता क्या होती है, इनको किस नाम से जाना जाता है, ये सब ने हमने इस टॉपिक में देखा। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ में। जय हिंद। धन्यवाद विद्यार्थियों।